गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है। इससे पहले हम एक बात करेंगे दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर कोई बॉडी आपने रखी हुई है, तो ये जो बॉडी है ये फोर्स लगाएगी टेबल के ऊपर नीचे की तरफ इस तरह से। अगर ये बॉडी मैंने रखी हुई है टेबल के ऊपर तो ये फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ, जिसको आप बोलते हैं वेट। और न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये बॉडी इस टेबल के ऊपर इतनी फोर्स लगाती है तो टेबल भी इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा उतनी ही। तो ये जो टेबल है इस बॉडी को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। वो जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी उसको बोलेंगे नॉर्मल डायरेक्शन। इसको आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं नॉर्मल डायरेक्शन। यानी ये बॉडी जो थी इसका वेट अगर नीचे लगा तो टेबल ने इसको ऊपर की तरफ उतनी फोर्स लगा दी। ये दोनों फोर्सेस जो हैं इनको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस, क्योंकि ये बॉडी और टेबल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं, इसलिए एक दूसरे के ऊपर जो फोर्सेस लगा रहे हैं उनको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो जब भी कोई नॉर्मल फोर्स, यानी ये जो नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, तो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस जो है, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के जो नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, चाहे ऊपर लगे चाहे नीचे लगे, उसको हम नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। लेकिन इसी कॉन्टैक्ट सरफेस, टेबल और बॉक्स के इस कॉन्टैक्ट सरफेस में के पैरेलल में यानी इस साइड या इस साइड जो फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही कंपोनेंट है। ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। इन कॉन्टैक्ट फोर्स जो सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होते हैं उनको नॉर्मल फोर्सेस बोलते हैं, लेकिन जो सरफेस के पैरेलल में होती हैं उन फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। सो फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन बनती है द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज नोन एज ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या उसको सिंपली आप फ्रिक्शन बोल देते हो। दूसरे इसको समझें आप कि मान लीजिए आपके पास ग्राउंड में आपने एक बॉल रखा और उसको आपने धक्का दिया इस डायरेक्शन में। जैसे आपने इसको फोर्स लगाई, ये बॉल मूव करेगा और थोड़ी देर के बाद ये रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बॉल और ज़मीन, ये जो ग्राउंड है, क्योंकि इस बॉल और ग्राउंड के बीच का जो सरफेस है जहाँ आपस में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, ग्राउंड और बॉल का ये जो सरफेस जो जुड़ा हुआ आपस में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है दैट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब भी बॉडी मूव करती है तो थोड़ी देर बाद क्यों रुकती है? इस फोर्स की वजह से। ये फोर्स कहाँ से आई? ये फोर्स इस बॉडी और ग्राउंड के जो कॉन्टैक्ट वाला पोर्शन है वहाँ पे लगती है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर बॉडी इधर मूव कर रही है तो ये फ्रिक्शन इधर लगेगी, अगर बॉडी इधर मूव करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगी। तो इसका मतलब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये हमेशा अपोज करती है मोशन को, यानी कोई बॉडी मूव कर रही है तो ये उसको रोकने की कोशिश करती है। सो फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। दो बॉडीज अगर आपस में कॉन्टैक्ट में हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उनके बीच में कोशिश करती है कि उसके मोशन को अपोज किया जाए। उसके बाद है कि फ्रिक्शन का कॉज क्या है, दैट इज कॉल्ड कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली जो हमें स्मूथ सरफेस नज़र आता है, अगर उसको हम हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें वो स्मूथ सरफेस जो ऐसे सरफेस दिखाई दे रहा है वैसा नहीं होता। उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, यानी वो सरफेस ऐसे ऊपर ऊपर नीचे ऐसे से बना होता है इस तरह से, पर हमें दिखाई नेक्ड आई से ऐसे दिखाई देगा। लेकिन माइक्रोस्कोप से उसी सरफेस को देखो तो आपको इस तरह से नज़र आएगा। तो इसने बोला कि कभी भी कोई दो बॉडीज़ की हम बात करते हैं, जैसे मैंने एक बॉक्स लिया तो बॉक्स का नीचे वाला इस सरफेस कैसा लग रहा है आपको? प्लेन। अब ये टेबल है, इसका सरफेस भी कैसा लग रहा है? प्लेन। पर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो सरफेस है ये प्लेन नहीं है, ये भी उबड़ खाबड़ है, इरेगुलर है। और ये जो सरफेस टेबल का है ये भी कैसा है? ये भी इरेगुलर है। तो जब बॉडी को किसी टेबल के ऊपर रखेंगे तो इनका ये जो इरेगुलर सरफेस हैं बेसिकली जो नज़र नहीं आते वो आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। देखिए इस तरह से ग्रुप्स होंगे सरफेस में, उसी तरह से दूसरी बॉडी के सरफेस में भी ग्रुप्स होंगे इस तरह से, ठीक है। ये ऊपर
ये मैंने नीचे टेबल का ग्रुप्स बना दिया ऐसे करके, और ये पर मैंने बॉडी के ग्रुप्स बना दिए। तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर हाई होगा, यहाँ प्रेशर हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे को प्रेस करेंगे और आपस में इनकी वेल्डिंग हो जाएगी, जिसको आप कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं। लेकिन जैसे ही ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी, तो आप देखिए ये वाला हिस्सा जो है आगे मूव करेगा तो यहाँ फंस जाएगा, यहाँ वाला इधर, तो इसको इसमें लिंकिंग हो जाएंगी, इंटरलॉक हो जाएगा। यानी कि आप देखें ये इस तरह से, तो दूसरी बॉडी जो है अगर वो भी आगे ऐसे आई तो वो उसका ऐसे लिंकिंग हो जाएगी। तो दोनों बॉडी आपस में जब लिंक हो जाएगी तो मूव नहीं कर पाएगी, और हम बोलते हैं कि दिस इज ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि आप धक्का दे रहे हो आगे की तरफ और ये बीच में फंस गया है इन ग्रुप्स के बीच में। ठीक है, तो ये ड्यू टू इरेगुलर सरफेस और ग्रुप्स इन द सरफेस कॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आती है। अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी दो तरह की हैं, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरी होती है आपकी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है। स्टैटिक का मतलब होता है स्टे करना, एक जगह पे रहना, स्थिर यानी कि जिसे बोलते हैं आप। तो ये सपोज कर लीजिए इस सरफेस पे आपने एक बॉडी रखी हुई है। अब हम जब भी बॉडी रखेंगे तो आपको पता है बॉडी का वेट जो है यानी फोर्स उसकी जो कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ, और ये जो जिस बॉडी के ऊपर टेबल के ऊपर रखी है वो फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, जिसको आप नॉर्मल डायरेक्शन बोलते हैं। अब आप इस बॉडी को फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, आपने इसको खींचा इस डायरेक्शन में। तो जब आप इस बॉडी को इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो हमें पता है कि जब भी दो बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं, तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो जो हिस्सा उनका दोनों को जुड़ा होता है उस हिस्से में एक फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं इधर खींच रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो मैंने ऐसे एरो बना दिया, ये फोर्स इधर लगेगी। इन दोनों बॉडीज़ के सरफेस जो आपस में कॉन्टैक्ट में है वहाँ पे फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, मान लीजिए इसको मैंने फोर्स लगाई पर बॉडी हिल नहीं रही है, तो जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता जाऊँगा ये फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ती चली जाएगी। और ये मान लीजिए कि बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो मूव नहीं कर रही है उस टाइम पे जो यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होगा उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, और रिप्रेजेंट करेंगे एफएस, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हुआ, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। ये फ्रिक्शन किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ती जाएगी ये भी बढ़ता चला जाएगा, और ये बॉडी मूव नहीं कर रही है मान लीजिए, तो ये दोनों आपस में सेम होते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे में आपने बोला लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन था, दूसरा है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप मैक्सिमम फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, मैक्सिमम फ्रिक्शन भी बोल सकते हो। इसमें क्या है कि मान लीजिए कि आपने ये जो बॉडी है इस पे आपने फोर्स एफ लगाई थी, यहाँ पे आपका फ्रिक्शन फोर्स पैदा हो गई है, फिर अपने फोर्स को डबल कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए ये एफ डैश ऐसा आ गया, यहाँ पे आपने फोर्स को ट्रिपल कर दिया, 3 गुना कर दिया, ये फोर्स और बढ़ गई, यहाँ फोर्स और बढ़ाई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इस फोर्स को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है। लेकिन एक ऐसी फोर्स होगी जब ये बॉडी मूव करने शुरू कर देगी। ठीक है, यानी जैसे जैसे ये फोर्स आप बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ती चली जाएगी, लेकिन उसके बाद एक ऐसी फोर्स हो सकती है जिस पे ये बॉडी मूव कर जाए। तो वो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी मूव नहीं कर रही थी उसके बाद अगर इसको फोर्स को बढ़ाते तो इसने बॉडी ने मूव करना था, वो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पैदा हुई जिस बॉडी को रोक रही है, उस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को हम बोलेंगे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या मैक्सिमम फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसमें हम ये ध्यान रखें कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन है, यानी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, टू द अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ फोर्स लगाते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन पैदा होती है। So direction of the friction force is always opposite to the applied force. दूसरा, the force of friction acts tangentially along the surface of contact of the two body. It acts tangentially
इट एक्ट टेजेंशियली, TI लिखा, TI, इट एक्ट्स टेजेंशियली along the surface of contact of two bodies। हमेशा ये जो फोर्स जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, ये दो बॉडीज़ के जो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं, जैसे शुरू में ये बताया, ये एक बॉडी और एक टेबल के ऊपर, तो जहाँ इनका सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पे ये फोर्स लगती है टेजेंशियली, यानी किस तरह से लगती है टेजेंशियली, नॉर्मल नहीं लगती। इट एक्ट्स टेजेंशियली अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज़, जहाँ दो बॉडीज़ के सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं, जहाँ दो बॉडीज़ के सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं वहाँ पे टेजेंशियली लगती है। तीसरा जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अगर मैं इसको F लिखूँ, स्मॉल f, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल डायरेक्शन। अभी आपने यहाँ पे देखिए ये पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी को आप टेबल के ऊपर रखते हैं तो उसका वेट नीचे को आता है, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल डायरेक्शन। फ्रिक्शन कहाँ पैदा होती है? यहाँ पे, इस डायरेक्शन में। यहाँ आप अपनी फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा हो रही है, तो ये फ्रिक्शन जो है इस नॉर्मल आर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितनी नॉर्मल डायरेक्शन होगा उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या होता है, देखिए यहाँ पे कि जितना वेट ज़्यादा होगा उतना नॉर्मल डायरेक्शन ज़्यादा लगेगा, जितना बॉडी का वेट ज़्यादा होगा उतने ये भी फोर्स ऊपर ज़्यादा होगी, जितना वेट ज़्यादा होगा उतना आपको ये फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी उस चीज़ को हिलाने के लिए, जितना ये ज़्यादा होगा उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। तो हम कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है नॉर्मल डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, कि अगर ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल डायरेक्शन। फोर्थ पॉइंट है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टू बॉडी एज लॉन्ग एज नॉर्मल डायरेक्शन इज कांस्टेंट। यानी ये जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि दो बॉडीज़ का कितना एरिया आपस में कॉन्टैक्ट में है, उसका इंडिपेंडेंट होता है। तो हमने बोला कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडी। मैक्सिमम frictional force is independent of contact of area between two bodies। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ एरिया बिटवीन द टू बॉडीज, यानी कि कितना एरिया आपस में कॉन्टैक्ट में है दोनों सरफेस में, उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। पांचवा पॉइंट है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। मैक्सिमम फ्रिक्शन, जिसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स किस पे करती है? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। दो बॉडी के जो सरफेस हैं उनकी नेचर कैसी है, उनके कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड करती है आपकी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। सो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। सो दिस आर द लॉज ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सपोज कर लीजिए आपके पास एक बॉडी है जिसको आपने टेबल के ऊपर रखा हुआ है। इस बॉडी का वेट यहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा टेबल पे, और टेबल इस पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, जिसको आप नॉर्मल डायरेक्शन बोलते हैं। अब ये दोनों बराबर होते हैं, आर और एम जी। अब इस बॉडी पे मैंने एक फोर्स लगाई एफ इस साइड, और यानी इस बॉडी को इस तरफ खींचना चाहा मैंने, तो मुझे मालूम है कि जब आप बॉडी को यहाँ इस तरफ पुल करोगे तो इस बॉडी और टेबल का जो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में है उसमें एक फोर्स पैदा होगी, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और उसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट, इस फोर्स के अपोजिट इस डायरेक्शन में, जिसको आप बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ये मूव ना करे तो उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। अब हमने एक और बात पढ़ी कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, अभी हमने पढ़ा। सो दिस स्टैटिक फ्रिक्शन जो है या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आर के प्रोपोर्शनल होती है। इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ कांस्टेंट लिखता हूँ म्यू एस आर। व्हाट इज म्यू एस
इसको बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसको आप ऐसे लिख सकते हैं म्यू एस, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू ये। सो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया कि कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स बटा आर, एफ अपॉन आर लिखा होगा, एस नहीं लिखा होगा, ऐसा लिखोगा एफ अपॉन आर, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये नॉर्मल डायरेक्शन है, इन दोनों का रेशियो जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कॉफिशिएंट विच इज कॉल्ड कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो उसको बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर बॉडी मूव करती है तो हम इसको बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बिल्कुल सेम ऐसे ही, अगर बॉडी मूव करती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फिर आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आप ये जो म्यू एस लिखा, यहाँ पे लिखेंगे म्यू के, तो आप लिखेंगे स्टैटिक जो आपके पास फोर्स थी, तब ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगी। अगर ये बॉडी आप फोर्स लगाते हो इधर और बॉडी मूव करनी शुरू हो जाती है तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम एफ के, एफ एस की जगह लिखेंगे एफ के, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। बॉडी मूव कर रही है काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर बॉडी मूव खड़ी है तो आप स्टैटिक फ्रिक्शन लिखेंगे, बॉडी मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लिखेंगे। अब ये काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल डायरेक्शन, तो आप लिखेंगे काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल डायरेक्शन, और यहाँ से काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटा दीजिए तो यहाँ पे कांस्टेंट लिखा म्यू के आर, वेयर म्यू के क्या है, दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड नॉन एज ए कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ के अपॉन आर। ये अगर बॉडी मूव करती है तब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको काइनेटिक फोर्स बोलेंगे, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको हम स्टैटिक फोर्स बोलेंगे। ठीक है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये आ गया आपके पास से कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो हमने पढ़ा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सपोज कर लेते हैं कि आपके पास एक बॉडी है जिसको आपने दूसरी बॉडी के ऊपर रखा हुआ है, तो ये वाली बॉडी जो इसके ऊपर रखी हुई है इसका वेट हमेशा कहाँ आएगा, आपको पता है वेट हमेशा नीचे की तरफ आता है, तो ये वेट नीचे की तरफ होगा, उस वेट को आप बोलते हैं एम जी। ठीक है, तो वेट बेसिकली इज द फोर्स, वेट इज बेसिकली द फोर्स, ठीक है, ऑफ दिस बॉक्स ऑन दिस बॉक्स। ठीक है, तो एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, दैट इज वेट। तो ये जो बॉक्स जो है नीचे वाला जो है ये भी ऊपर वाले को धक्का देगा ऊपर की तरफ, उसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और ये आर किसके बराबर होता है, इसी वेट के बराबर, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये दोनों आपस में सेम होते हैं, तो आर जो एम जी के बराबर ही है। अब मैं इस बॉक्स को मान लीजिए यहाँ से पकड़ के इस तरफ खींचना चाहता हूँ, मैंने धक्का लगा दिया, इधर फोर्स लगा दी, तो दिस इज अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स अगर इस साइड है तो आप इस बॉक्स और ये नीचे वाले बॉक्स, बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2, इन दोनों का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ये यहाँ पे आपस में जुड़े हुए हैं, ये यहाँ पे एक फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और उसकी डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगे, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और वो कितनी होगी, जितनी ये है। अगर वही एफ है तो ये भी एफ होगी, स्मॉल एफ से भी लिख सकते हैं, पर मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे कि जितनी फोर्स ये है उतनी फोर्स ये पैदा होगी। ये अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है, और ये कौन सी है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, तो जब आप ये फोर्स लगाते हो तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे टेंजेंशियली फोर्स पैदा हो जाती है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आप देखें कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है आर। तो हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा था कि दो फोर्स जब एक ही पॉइंट पे लगती हैं तो उनका रिजल्टेंट कहाँ से निकलता है, सेंटर से। तो एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ से निकलेगा, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट आर डैश, ये रिजल्टेंट निकला। ठीक है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो इन दोनों का रिजल्ट कहाँ से निकलेगा, बीच में से टोटल ऐड हो जाएंगी। मान लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है ये इस नॉर्मल फोर्स के साथ एंगल बनाता है थीटा। ये जो रिजल्टेंट है ये नॉर्मल फोर्स के साथ एंगल बनाता है थीटा, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल फोर्स एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या बनी, इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट
किसका? रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये मैंने डेफिनेशन लिख दी, इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो रिजल्टेंट के बीच में और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल होगा उसको आप बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इस एंगल को अगर मैं इसको इस तरह से कंप्लीट कर दूं, इस तरह से ऐसे, तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा निकालूँ तो tan थीटा क्या होता है? एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो tan थीटा अपॉन दिस, ये क्या है? r। ये लाइन किस चीज़ की है? r। तो आप लिखोगे यहाँ से व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू दिस फोर्स, ये फोर्स tan थीटा इक्वल टू f अपॉन r। f क्यों बोला? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन बराबर है, ये f है तो ये भी f हुआ, तो मैंने लिखा f डिवाइड बाई, इसको बोला r, तो लिखा f अपॉन r। और अभी हमने पढ़ा f अपॉन r किसके बराबर है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आप इसको लिख सकते हो म्यू s। तो इसका मतलब कि tan थीटा इज इक्वल टू म्यू s। सो आप ये बोल सकते हो व्हाट इज tan थीटा? इट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और ये किसके बराबर होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर। तो आप बोल सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है उसका टेंजेंट अगर आप निकालें, द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? तो सपोज कर लेती आपके पास एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर आपने एक बॉक्स रखा हुआ है, फिर आप टेबल को एक साइड से उठाते हैं ऊपर की तरफ। तो पहले टेबल ऐसे रखा था, फिर मैंने टेबल को यहाँ से उठाया ऊपर की तरफ, ये देखिए मैंने इस तरह से उठा दिया, ये बॉक्स ऐसा हो जाएगा। इसमें पहले बॉक्स ऐसे रखा होगा सीधे, ठीक है। तो पहले अगर आपने जब ये बॉक्स रखा था तो ऐसे था, ऐसे और ऐसे बॉक्स रखा हुआ था, तो वो इसका वेट कहाँ आएगा? नीचे की तरफ, mg। क्लियर? अब आपने इसको उठाया ऊपर की तरफ, आप कब तक उठाओगे? जब तक कि ये फिसलने न लग पड़े, यानी अब इसके ऊपर थोड़ा सा और ऊपर उठाओगे तो ये स्लाइड करने शुरू कर देगा। तो ये सपोज कर लीजिए इस एंगल को मैंने बोला अल्फा, कि जब तक जैसे आपके ऊपर ये रखा हुआ था इस तरह से बॉक्स, आपने इसको धीरे धीरे से एक तरफ से उठाने शुरू कर दिया, तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि ये बॉडी जो है, अगर थोड़ा सा इसको और ऊपर उठाओ तो ये बॉडी स्लाइड करनी शुरू कर देगी। तो वो जो मैक्सिमम एंगल है जब बॉडी आपकी स्लाइड नहीं कर रही है, ठीक है, ये जो मैक्सिमम एंगल बनाया किसने? प्लेन ने। प्लेन का मतलब ये सरफेस ने। तो ये प्लेन कैसा है? इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। ये पहले सीधा था यहाँ पे, फिर इसको मोड़ दिया ऊपर की तरफ, एक तरफ से उठा दिया, तो उठाए हुए प्लेन को हमने बोला इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन ये जो एंगल मैक्सिमम एंगल बनाता है ताकि ये बॉडी स्लाइड ना करे, जरा सा ऊपर करते तो स्लाइड करने शुरू कर देनी थी। वो जो मैक्सिमम एंगल है जब ये बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है इंक्लाइंड प्लेन में, उस मैक्सिमम एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो अब डेफिनेशन क्या बनी एंगल ऑफ रिपोज की? मैक्सिमम नहीं, मिनिमम एंगल। द मिनिमम एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। सीधी लाइन को आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस, जिस तरह से मुड़ी है उसको बोलेंगे इंक्लाइंड प्लेन। तो ये इंक्लाइंड प्लेन और इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो अल्फा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है? द मिनिमम एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन with the horizontal surface such that the body lying on the inclined plane, यानी वो जो बॉडी है कहाँ पे है? inclined plane पे। such that the body lying on the inclined plane at the verge of sliding down, अगर उससे थोड़ा सा और ऊपर उठाते तो ये स्लाइड करने शुरू हो जानी थी। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब आप देखिए कि जैसे आपने इसको ऊपर उठाया तो वेट तो हमेशा डायरेक्ट सीधे नीचे की तरफ आता है, तो आप ये वेट को ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ से वेट टेढ़ा नहीं आएगा, वेट हमेशा सीधा नीचे की तरफ ही आएगा। अर्थ हर चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है। तो जैसे वेट यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे वेट सीधा नीचे आएगा, इधर नहीं आएगा। पहले वेट ऐसे था, पहले वेट देखिए ये सीधा लाइन के ऊपर नॉर्मल था, इसके ऊपर 90 डिग्री पे था ऐसे, तो अब ये 90 पे नहीं आएगा, अब वेट इधर आ गया, अब वेट ये आया mg, पहले इस साइड था। ये जो एंगल है ये एंगल भी अल्फा होगा, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये अल्फा होगा। क्यों होगा जरा देखें, कभी भी अगर दो लाइनें हैं उनके बीच में जो अगर एंगल है, मान लीजिए थीटा या अल्फा कुछ भी है,
तो उन दोनों लाइनें के ऊपर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये लाइन है, इसके ऊपर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दी ये 90 डिग्री का, और ये जो लाइन है इसके ऊपर भी नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ये, ठीक है। तो अगर दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तो उनके नॉर्मल के ऊपर भी एंगल थीटा ही होता है। दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है तो उन दोनों लाइनों के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करो, इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया ये, इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया ये, तो इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ देखें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में एंगल कितना है, अल्फा। अब इस लाइन के ऊपर नॉर्मल कैसा आएगा, सीधा। तो ये जो लाइन ऊपर से ड्रॉ करी है बिल्कुल सीधी ऐसे, ये नॉर्मल है इसके ऊपर। और ये जो लाइन है इसके ऊपर नॉर्मल कौन सा है, ये वाली लाइन। तो जब इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल अल्फा है तो इन दोनों के जो नॉर्मल होंगे, इसके ऊपर नॉर्मल ये वाला, ये जो आ रही है नीचे को ये, और इसके ऊपर नॉर्मल ये, तो इन दोनों के बीच में एंगल सेम होगा अल्फा। अब ये mg है और ये अल्फा है, तो हमें पढ़ा है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कि कभी भी कोई वेक्टर किसी दूसरी लाइन के साथ एंगल बनाता है तो दो हिस्सों में टूट जाता है। तो ये mg है तो ये वाला कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे mg cos ऑफ अल्फा। एक और होगा mg sin अल्फा, वो कहाँ होगा, एक तरफ cos अल्फा एक तरफ sin अल्फा, बीच में mg। तो cos अल्फा इधर है तो sin अल्फा इसके परपेंडिकुलर। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, दैट इज कॉल्ड mg sin अल्फा। तो आप देखेंगे mg जो है दो हिस्सों में टूट गया, इधर mg cos अल्फा और एक इसके परपेंडिकुलर mg sin अल्फा। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो जैसे आपने ये देखिए यहाँ बॉडी रखी थी तो वेट नीचे की तरफ था, तो ये जो इसका नॉर्मल डायरेक्शन जो है नीचे वाली बॉडी का, वो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ये जो बॉडी है, ये जो टेबल था, ये जो कुछ भी था जिसके ऊपर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपने बॉक्स रखा हुआ है, ये इंक्लाइंड प्लेन तो इसको धक्का इधर ही देगा, ऊपर की तरफ ही देगा, इसको बोलेंगे नॉर्मल डायरेक्शन। तो यहाँ से इस फिगर से एक चीज़ क्लियर होती है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, इधर आपको मतलब आर किसके बराबर हुआ है, mg cos अल्फा के बराबर, और बॉडी मूव नहीं कर रही है, बॉडी नीचे फोर्स लग रही है, ये नीचे नहीं आ रही है। तो क्यों, क्योंकि इस इंक्लाइंड प्लेन और बॉडी के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर होगी, F इसके बराबर है और R इसके बराबर है। तो आप यहाँ से लिखेंगे F किसके बराबर है, तो आपने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ फिगर में यहाँ लिख देता हूँ, F इज़ इक्वल टू कितना होगा, mg साइन ऑफ अल्फा, और R किसके बराबर है जी, तो R इज़ इक्वल टू mg कॉस ऑफ अल्फा। दोनों का मैं रेशो ले लेता हूँ, तो रेशो लिखूँगा F अपॉन R, इन दोनों का रेशो लूँ मैं तो मेरे पास आएगा mg साइन अल्फा डिवाइड बाई mg कॉस ऑफ अल्फा, mg कट गए, साइन ओवर कॉस हो गया tan अल्फा। और F अपॉन R क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था हमने, F अपॉन R क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, F अपॉन R की जगह लिख सकता हूँ म्यू एस इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। दो चीज़ें हमारे पास क्लियर होगी कि व्हाट इज tan थीटा, इट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन और टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज दोनों किसके बराबर आ रहे हैं, म्यू एस के बराबर। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है, यानी थीटा जो है अल्फा के बराबर होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिपोज। अब हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन नेसेसरी इविल, यानी कि फ्रिक्शन जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, ये अच्छी नहीं है लेकिन ज़रूरत है इसकी बहुत ज़्यादा। सो आपने लिखा कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, इविल है पर नेसेसरी है, इसकी ज़रूरत भी है। तो फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, इट मीन्स फ्रिक्शन हैज़ एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस, यानी इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ एक नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो डिसएडवांटेजेस में यहाँ पे लिखा है अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जाहिर सी बात है कि जब भी गाड़ी आपकी रोड पे चलती है तो थोड़ी देर के बाद टायर गर्म हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि टायर और रोड के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होती है जिसको रोकने की कोशिश करती है, पर आप अपनी गाड़ी को दौड़ाते हो तो उससे टायर गर्म हो जाते हैं। तो इसने बोला कि बहुत सारी एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
दूसरा है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिस्ट्रिक्ट्स द स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल्स। ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये हमेशा हमारी जो बस ट्रेन एरोप्लेन जो मूव कर रहे हैं उनकी स्पीड को ये थोड़ा रोक देती है। अगर एरोप्लेन हवा में मूव कर रहे हैं तो हवा भी क्या कर रही है, एरोप्लेन को रोक रही है, तो फ्रिक्शन की वजह से उनकी स्पीड थोड़ी सी रुक जाती है। द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन डिक्रीजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो मशीन जो होती हैं उनकी जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो गुणवत्ता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉज अ लॉट ऑफ वियर एंड टियर इन द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन। जब भी आप कोई मशीन लेते हैं तो बहुत टाइम तक इस्तेमाल करते हैं तो फ्रिक्शन जो फोर्स होती है उसकी वजह से उसमें बहुत सारी खराबियाँ आ जाती हैं। घर में चाहे वॉशिंग मशीन है या आपकी कोई गाड़ी है या आपकी साइकिल है, तो जब आप बहुत दिनों से इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो पार्ट्स जो मूव करते हैं, घर में जो सिलाई मशीन है उसके जो पार्ट्स मूव करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्या हो जाएंगे, वियर टियर आ जाते हैं, तो उसमें बहुत सारी खराबी आती हैं। उसके कई बार रबड़ घिस जाते हैं, टायर ठीक नहीं मूव करते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स अ मशीन गेट बर्न्ट ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और कई बार ऐसा भी होता है कि मशीन जो है बड़ी देर तक चलती रहती है और गर्म हो जाती है ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और जल भी जाती है। तो ये इसके अब डिसएडवांटेजेस हैं। पर इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हमारी अर्थ और हमारे बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है तभी हम आराम से चल सकते हैं। मान लीजिए फर्श के ऊपर तेल गिरा हुआ है, उसके ऊपर आप नहीं चल पाएंगे, आप फिसल जाएंगे क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाएगी। तो फोर्स जितना फ्रिक्शन कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पे सरफेस इरेगुलर होगा, उबड़ खाबड़ होगा, जहाँ पे ग्रूव्स बने होंगे, तो वो सरफेस जो होते हैं स्मूथ नहीं होना चाहिए। अगर सरफेस स्मूथ होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगी, जहाँ स्मूथ नहीं होगा वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन एंड द सरफेस ऑफ पेपर हेल्प अस टू राइट ऑन द पेपर। अब हम पेन से जब लिखते हैं तो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो पेन की टिप है और जो कागज़ है उस दोनों के बीच में एक फोर्स, मैं पेन को इधर मूव करता हूँ, ठीक है, और इस पेन की टिप और पेज के ऊपर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होती है जो उल्टी डायरेक्शन में पैदा होती है और जो मेरी इंक को आगे जाने नहीं देती और यहाँ पे इंक पीछे छोटी छोटी चली जाती है। तो उससे हम लिख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें टायर ऑफ द व्हीकल एंड द रोड हेल्प्स द व्हीकल टू स्टॉप। जब व्हीकल आपका रोड पे चलता है तो व्हीकल के जो टायर हैं और जो रोड है उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो व्हीकल को रोकने में मदद करते हैं। जैसे आप ब्रेक लगाते हो तो एकदम रुक जाता है। अगर वो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होती तो जैसे हमने ब्रेक लगाना तो हमारा व्हीकल स्किड ऑफ हो जाना था। मूविंग बेल्ट रिमेन ऑन द रिम ऑफ द व्हील बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ही बड़ी बड़ी मशीनों में जो बेल्ट लगी होती हैं, ठीक है, जो मूव करती हैं, तो इसी वजह से रहती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चॉक एंड द ब्लैक बोर्ड हेल्प अस टू राइट ऑन द बोर्ड। तो बोर्ड के ऊपर हम जब लिखते हैं तो वहाँ पे भी चॉक और बोर्ड के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है जो हमें हेल्प करती है लिखने में। तो कुल मिला के अगर हम बोल रहे हैं कि बहुत सारी डिसएडवांटेजेस थी इसमें, लेकिन बहुत सारे इसमें एडवांटेजेस भी हैं, इसलिए क्योंकि हमें चलना है, हमें गाड़ी को ब्रेक लगाना है तो रुकनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो नेसेसरी इविल है। मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन है तो उसको आप कम कैसे कर सकते हैं, तो इसका पहला तरीका है पॉलिशिंग द सरफेस। हमें पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस वजह से होती है, क्योंकि जो सरफेसेस हैं उनमें इरेगुलरिटीज़ होती हैं, उनमें बहुत सारे ग्रूव्स होते हैं, जिसकी वजह से वो रफ सरफेस की वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाती और उसमें फंस जाती है। दैट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आप क्या करेंगे, अगर सरफेस को पॉलिश करेंगे तो उसके जो सरफेस में जो ग्रूव्स बने होते हैं, इस तरह से जो ग्रूव्स बने होते हैं, ठीक है, वो पॉलिश से भर जाते हैं। जब वो भर जाते हैं तो थोड़ा सा स्मूथ सरफेस हो जाता है, तो उस तरह से आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। दूसरा है ल्यूब्रिकेशन, कि किसी फ्रिक्शन को अगर आपने किसी बॉडी में आपने फ्रिक्शन को कम करना है तो आप वहाँ पे ल्यूब्रिकेंट जैसे लाइक ऑयल या ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि दुकान के शटर जो हैं या घर में जो आपकी मशीन है उसमें आप क्या करते हो, कपड़े सिलने वाली मशीन जो, उसमें आप ऑयल देते हो, ठीक है, तो शटर में आप ग्रीस का इस्तेमाल करते हो, बाइक के टायर में आप ग्रीस का इस्तेमाल करते हो। तो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे वो ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो फ्रिक्शन थोड़ी सी कम हो जाए। और तीसरा है आपका कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये ज़्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। स्लाइड करना यानी किसी चीज़ को पकड़ के घसीटना ऐसे करके, तो उसमें जो फ्रिक्शन पैदा होगा ज़्यादा होगा, लेकिन जो बॉडी मूव कर रही है इस तरह से मूव कर रही है आगे की तरफ, तो तब जो फ्रिक्शन पैदा होता है दैट इज़ कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो जब फ्रिक्शन कम करना है तो हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो आपने देखा होगा कि गाड़ी के टायर में
एक एक्सल लगा होता है, एक फिक्स्ड एक्सल होता है। एक्सल का मतलब इस तरह से रोड लगी होगी, उसके ऊपर एक इस तरह से ये बीच वाला हिस्सा फिक्स्ड एक्सल है ए, ठीक है। और ये लोहे का है इस तरह से, उसके ऊपर एक और लोहे का टायर बना हुआ है ऐसे, उनके बीच में ग्राफ्स होते हैं। ग्राफ्स का मतलब स्टील के बॉल होते हैं इस तरह से, उसके ऊपर फिर अब बाद में टायर लगा होता है। तो ये बड़ा आराम से घूम जाता है। साइकिल के टायर में भी इस तरह से ये बॉल्स लगे होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये दूसरा तरीका है कि आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। इसको बोलते हैं बॉल बियरिंग। तो बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करते हुए आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और पॉइंट है, चौथा पॉइंट जो आपका, वो है प्रोवाइडिंग स्ट्रीमलाइंड शेप। स्ट्रीमलाइंड को आप स्ट्रीमलाइंड, या इसको आप बोल सकते हैं कॉनिकल शेप। आप देखेंगे कि आपके जो एरोप्लेन हैं या सुपर फास्ट मूविंग ट्रेन जो हैं, उनकी जो शेप है वो आगे से इस तरह से होती है, इस तरह से बनाई होती है, इसको बोलते हैं कॉनिकल। आपका एरोप्लेन जो है इस तरह से बना होता है। कभी भी एरोप्लेन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बस की तरह नहीं होगा, आगे से सरफेस ऐसा नहीं होगा। तो रॉकेट होगा तो उसके लिए भी आप रॉकेट को ऐसे बनाते हैं, ऐसे, यानी कि आगे का कॉनिकल हिस्सा ऐसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन सरफेस। कार भी ऐसे बनी होती है आपकी, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे बनाया होता है ताकि यहाँ से हवा आए तो एकदम रोक ना पाए, ऐसे करके ऐसे चले जाए। तो आपका अगर स्ट्रीमलाइन या कॉनिकल सरफेस होगा तो वो आराम से हवा पीछे चली जाएगी और उसको गाड़ी को रोक नहीं पाएगी, यानी यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो वो कम हो जाएगी।